5 ऐसी बात है ना हमारे बीच में। चैप्टर 2, 3 एंड 5 हमारा फ्राइडे को टेस्ट हो रहा है। किसी को मसला है इस चीज से? राइटिंग स्किल का पेपर कितने लोगों का है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लोग क्या करेंगे, अपनी वो राइटिंग स्किल टेस्ट वाली जो स्लिप है, रोल नंबर स्लिप होगी आप लोगों के पास, वो आप दिखा के टेस्ट सैटरडे को दे सकते हो। ठीक हो गया? मतलब ये आप कहो कि जान छूट जाएगी, नहीं, पॉसिबल नहीं है। फ्राइडे को ठीक है आप राइटिंग स्किल दे दो, लेकिन आप सैटरडे को टेस्ट दे सकते हो राइटिंग स्किल की स्लिप दिखा के। हाँ, अगर सैटरडे के बाद भी आपका टेस्ट हमारे पास नहीं आया तो उसके बाद फिर मंडे को आपको गेट पे रोक लिया जाएगा। उसके बाद फाइन के बाद ही एंट्री होगी, वरना नहीं होगी। ठीक हो गया? वरना फिर एंट्री 1 वीक बाद होगी। फेयर इनफ? तो मसले मसाइल कोई टेंशन नहीं है। चलिए वापस आ जाते हैं, चैप्टर 5 को आज कंप्लीट करते हैं। सो चैप्टर 5 में अभी तक हम फर्स्ट पेज कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कवर कर लिया। यहाँ पे हमने कुछ 4 डेफिनेशंस कवर की: कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कारपोरेट कल्चर, वर्क ग्रुप कल्चर। और हमने कोई 6 एलिमेंट्स ऑफ कल्चर कवर कर लिए कल्चरल वेब में। सेकंड पेज हमने छोड़ा और हम थर्ड पेज कवर कर चुके हैं। 4 टाइप्स ऑफ कल्चर: पावर, रोल, टास्क, पीपल या पर्सन कल्चर। बीच में रह गया हमारे पास एक सेकंड पेज और एक फोर्थ पेज, और ये आज हम कवर करके चैप्टर को कर देंगे आज वाइंड अप। सेकंड पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिला, फैक्टर्स शेपिंग द कल्चर। फैक्टर्स शेपिंग या इन्फ्लुएंसिंग कल्चर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शेप अप करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या हैं वो फैक्टर्स? लीडर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इवेंट्स, एनवायरनमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ क्लाइंट्स। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शेप अप करते हैं। कहता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को शेप अप करते हैं लीडर। क्यों? जैसा लीडर होता है उसके नीचे जितनी भी कॉम होती है उसी से इन्फ्लुएंस होती है, उसी से मोटिवेट होती है, उसी को फॉलो करती है। लीडर अच्छा हो, केयरिंग हो, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला हो, ऑनेस्ट हो, तो नीचे सारी पौध भी केयरिंग होती है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है और ऑनेस्ट होती है। अगर लीडर डैश हो, करप्ट हो, खुद रूल्स को फॉलो ना करता हो, तो नीचे लोग भी उसी से इन्फ्लुएंस होंगे ना। क्या ख्याल है? तो लोग भी डैश हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तानी कौम हुई पड़ी है, इसका कसूर नहीं है। क्यों? कौम के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका आता है? लीडर का। क्यों? लीडर जो है वो नॉर्म्स सेट करते हैं और नीचे लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप एक फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को शेप अप करने में हेल्प देता है कि जैसा लीडर होगा वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो शेप अप हो जाएगा। लीडर अच्छा होगा तो कल्चर अच्छा होगा। अगर लीडर अच्छा नहीं है, उसकी बिलीव्स डिफरेंट हैं, तो एम्प्लॉयज़ की बिलीव्स भी डिफरेंट होंगी। स्ट्रक्चर फॉर्मलाइज किया हुआ है तो अल्टीमेटली कल्चर आपका क्या होगा? रोल कल्चर। नहीं, स्ट्रक्चर आपने प्रॉपर्ली फॉर्मलाइज नहीं किया हुआ, इनफॉर्मल है, तो आपका कल्चर क्या होगा? इनफॉर्मल या पावर होगा या फिर टास्क कल्चर होगा। इवेंट्स के डिफरेंट इवेंट्स जो हैं ये भी कल्चर शेप अप करते हैं। इवेंट्स क्या हैं? ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे एम्प्लॉय जब दिल करता है आ जा रहे हैं, जब दिल करता है काम करते हैं, वरना नहीं कर रहे। क्या ख्याल है? एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में सुबह सुबह 8 बजे एक कस्टमर, बड़ा कस्टमर, बड़ी डील करने के लिए आके बैठ गया, और जिस मैनेजर ने से डील करना था वो 9 बजे आया। कस्टमर 8 बजे आया, बैठा रहा, वेट करता रहा, मैनेजर आया ही नहीं, उठ के चला गया। कहाँ चला गया? किसी कंपैटर कंपनी के साथ उधर जाके उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया।
और बाद में उसने ऑर्गेनाइजेशन को एक इतनी बड़ी ईमेल सेंड कर दी कि मैं आप लोगों के पास डील करने आया था, लेकिन आप नवाब के बच्चे अभी तक नहीं आए थे। आफ्टर 1 आवर वेट मुझे मजबूरन किसी और कंपैटर के पास जाना पड़ा, क्यों मैं इतना वेला नहीं था कि आपका वेट करता रहता। और बहुत बड़ा कस्टमर था और बहुत बड़ा ऑर्डर था। वो ऑर्डर मिल गया किसको? कंपैक्टर को। कंपैक्टिव एडवांटेज कौन गेन कर गया? कंपैक्टर। ठीक है, एक इवेंट जिससे अब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब कल से क्या होगा, सारे लोग सुबह 8 बजे का मतलब 8 बजे आना शुरू हो जाएंगे। टाइम का मतलब टाइम, ब्रेक का मतलब ब्रेक, और बड़े ही पंक्चुअल हो जाएंगे ताकि ये मसला दोबारा फेस ना करना पड़े। तो डिफरेंट इवेंट्स भी क्या करते हैं, कल्चर को शेप अप करते हैं। जैसे हमारी लाइफ में भी काफ़ी इवेंट्स आते हैं जिससे हमारा कल्चर चेंज हो जाता है। क्या ख्याल है? एक सेमेस्टर अगर हमने मौज मस्तियाँ गुजार दी हों, तो जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है ओ, उसके बाद फिर हमारा कल्चर, हमारी बिलीव्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं कि नहीं अब हमें पढ़ना पड़ेगा, अब स्टडी को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। तो डिफरेंट इवेंट्स भी क्या करते हैं, कल्चर को शेप अप करते हैं। एनवायरनमेंट स्टेबल स्टैटिक में आप ऑपरेट कर रहे हो तो ठीक है, आप रोल कल्चर पे चल रहे थे, ठीक था, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तब कौन से कल्चर पे जाना पड़ेगा? टास्क कल्चर पे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को शेप अप करता है। नेचर ऑफ बिजनेस सिंपल है तो पावर कल्चर पे चल सकते हो, कॉम्प्लेक्स हो गया फिर आपको किस पे जाना है? रोल कल्चर पे जाना है। नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस करने वाला है तो रोल कल्चर, नहीं सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाला है तो पीपल या पर्सन कल्चर पे जाना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी चेंज होती है तो साथ ही कल्चर भी आपका चेंज होता है। नेचर ऑफ क्लाइंट्स, कि आपके क्लाइंट्स किस टाइप के हैं, आइदर सर्विसेज आपसे चाहते हैं या गुड्स चाहते हैं। गुड्स लेने वाले क्लाइंट्स हैं तो फिर आपको रोल कल्चर पे चलना पड़ेगा। नहीं, सर्विसेज वाले क्लाइंट है तो सर्विसेज कोई एक्सपर्ट बंदा देगा, तो एक्सपर्ट बंदे को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगी कि हर वक्त क्लाइंट को ये नज़र आता रहे आपके बिजनेस के अंदर, क्यों ये बंदा मूव हो गया तो साथ ही क्लाइंट भी मूव हो जाएगा, क्यों उसकी अटैचमेंट है किस इस सर्विसेज वाले बंदे के साथ। लाइक किसी हॉस्पिटल में कोई एक डॉक्टर है तो पेशेंट्स आ रहे हैं सिर्फ उसी डॉक्टर की वजह से, क्यों? वो चाहते हैं कि हमें यही डॉक्टर ट्रीट करे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस डॉक्टर को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगी, पीपल पर्सन कल्चर पे चलना पड़ेगा। नहीं, क्लाइंट डॉक्टर की वजह से नहीं, सिर्फ आपके हॉस्पिटल के नाम की वजह से आते हैं, तो फिर पीपल पर्सन कल्चर नहीं, फिर आप रोल कल्चर, पावर कल्चर या किसी और कल्चर पे चल सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ फैक्टर्स, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इवेंट्स, एनवायरनमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस एज वेल एज नेचर ऑफ क्लाइंट। ये ज़रा रीड करके देखें, कुछ चीज़ समझ आती है? ऑन पेज 85, पेज 85। और ये पूरा पेज 85 एग्जामिनर ने हमारे लिए छोड़ा हुआ है, आज तक उसने टेस्ट नहीं किया। जो 2 पेज हम पढ़ चुके हैं वो उसने टेस्ट किए हुए हैं पास्ट में। पेज 85 आज तक उसने टेस्ट नहीं किया, पूरा का पूरा पेज हमारे लिए छोड़ा हुआ उसने। और पिछले पेपर में उसने ये चैप्टर ही टेस्ट नहीं किया। दिस मीन इस दफ़ा ये चैप्टर टेस्ट होना है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा पेज है? पेज 85।
जी, इसके नीचे गए तो एक टॉपिक हमें मिला लेवल्स ऑफ कल्चर बाय एडगर स्कीन। राइटर का नाम क्या है? एडगर स्कीन, जिसने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कोई 3 लेवल्स होते हैं। कल्चरल वेब में क्या बताए थे उसने? एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हैंडी ने हमें बताई 4 टाइप्स ऑफ कल्चर। एडगर स्कीन क्या बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के 3 लेवल्स होते हैं। क्या है 3 लेवल्स? आर्टिफैक्ट्स, जिसको आउटर स्किन का नाम दिया जाता है, एस्पाउस्ड वैल्यूज इनर स्किन, एंड बेसिक अंडरलाइंग असम्पशंस दी पैराडाइम। आउटर स्किन या आर्टिफैक्ट्स क्या हैं? वही बातें जो हमने बात की थी सिंबल्स में। मीन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की वो बातें जिससे दुनिया के आगे कल्चर रिप्रेजेंट होता है। मीन कोई बिल्डिंग है, कोई लोगो है, कोई ड्रेस कोड है, या जॉर्गन्स जो एम्प्लॉय यूज़ करते हैं, या एम्प्लॉयज़ को जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, मीन शो ऑफ, जिससे दुनिया के आगे कल्चर रिप्रेजेंट होता है, उसे क्या नाम देंगे? आर्टिफैक्ट्स या आउटर स्किन का। एस्पाउस्ड वैल्यू या इनर स्किन क्या है? रूटीन्स, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मीन एम्प्लॉय का तरीक़ेकार क्या है काम करने का, या थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर भी आ जाएगा कि इधर फॉर्मल वे में काम करना है या फिर इनफॉर्मल वे में काम करना है। इसके अंदर क्या बातें आ जाएंगी? रूटीन्स की बातें आ जाएंगी, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर की बातें आ जाएंगी, और इसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ की बातें भी आ जाएंगी, और अल्टीमेटली पॉलिसी से ही स्ट्रक्चर या रूटीन भी डिफाइन होंगी कि आपने कैसे फॉर्मल वे में काम करना है, दूसरों के साथ मिलके काम करना है, या सेपरेट करना है। और दी पैराडाइम क्या है? हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। स्टैंडर्ड या क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हाउ ऑर्गेनाइजेशन सी इटसेल्फ, इट्स एनवायरनमेंट एंड स्ट्रैटेजीज। मेन कल्चर है क्या? पावर कल्चर है, रोल कल्चर है, टास्क कल्चर है, या पीपल या पर्सन कल्चर है। मीन ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़, उसे क्या नाम देंगे? बेसिक अंडरलाइन असम्पशंस या फिर दी पैराडाइम। तो इनको डिफाइन किया जा सकता है। इसके अंदर वही सिंबल्स वाली बातें, और ये हम ऑलरेडी कल्चरल वेब की पहली लाइन में कर चुके हैं डिफाइन। और इसके अंदर क्या आ जाएंगी? रूटीन, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एडगर स्कीन कहता है ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट या डिफाइन या पिन डाउन। इन आर्टिफैक्ट्स है क्या? दुनिया के आगे आपका कल्चर कैसे रिप्रेजेंट होता है, और दुनिया में वखरी टाइप के लोग हैं, तो कोई पता नहीं आपको कैसे समझता होगा, कोई कैसे समझता होगा, कोई कैसे समझता होगा। तो इसलिए इसे डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना, पिन डाउन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इंटरप्रेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि दुनिया आपको कैसे जानती है। क्यों? दुनिया में कोई कैसे जानता होगा, कोई कैसे जानता होगा। जबकि ये जो दी पैराडाइम है ये डिफ़िकल्ट टू चेंज है। क्यों? दी पैराडाइम है क्या? स्टैंडर्ड या क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और वो स्टैंडर्ड या क्लास बनने के पीछे आपकी पूरी एक हिस्ट्री होती है, इसलिए उसे चेंज करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मीन ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, वो क्या है? दी पैराडाइम। पुलिस क्यों एग्जिस्ट करती है? टू कैच क्रिमिनल। स्कूल क्यों एग्जिस्ट करता है? टू प्रोवाइड लर्निंग। क्या ख्याल है? या प्लेस फॉर स्टडी। क्या इसे आप चेंज कर सकते हो कि स्कूल एग्जिस्ट करता है टू कैच क्रिमिनल्स, पुलिस एग्जिस्ट करती है प्लेस फॉर लर्निंग? नहीं, तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। मीन स्टैंडर्ड या क्लास, मीन ये ऑर्गेनाइजेशन है क्यों मेनली, वो क्या है? दी पैराडाइम। तो ये क्या है? डिफ़िकल्ट टू चेंज। हाँ, ये जो एस्पाउस्ड वैल्यू इनर स्किन है क्या है? पॉलिसीज़ हैं, रूटीन्स हैं, तो ईजी टू डिफाइन भी है, लिखी भी जा सकती हैं और इजीली चेंज भी की जा सकती हैं। आप चार्ट जो है वो फाड़ के पुराना फेंक दो, नया बना दो, भैया अब ऐसे ऐसे चलना है, तो इजीली चेंज भी की जा सकती हैं। क्यों? रिटन फॉर्म में होती हैं। ये रिटन फॉर्म में नहीं है। दुनिया के आगे आपका कल्चर कैसे रिप्रेजेंट होता है और किसी के आगे कैसे होता है, किसी के आगे कैसे होता है, तो इसलिए इसे डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट या पिन डाउन करना में लिखना डिफ़िकल्ट है। जबकि ये लिखा तो जा सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो, लेकिन उसे चेंज करना डिफ़िकल्ट है। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है ऑन पेज 85। सो एडगर स्कीन ने क्या किया? पहले उसने कुछ कल्चर की इंपॉर्टेंस भी बताई कि कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है।
कल्चर का मतलब क्या था? बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, नॉर्म्स शेयर्ड बाय नंबर ऑफ पीपल। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि सारे लोगों की बिलीव्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। मीन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम कल्चर होना चाहिए, सेम बिलीव्स, वैल्यूज होनी चाहिए। फिर जाके टीम स्पिरिट अचीव होगा, कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगी और फिर जाके ऑब्जेक्टिव मीट होगा। अगर लोगों की बिलीव्स, वैल्यूज डिफरेंट हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकती। क्यों? टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन क्रिएट ही नहीं होगी। क्यों? लोगों के आपस में बनेगी नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये जो सब कल्चर हैं, मीन डिफरेंट बिलीव्स हैं, इनको मैशअप करना है, मीन कंबाइन करना है इनटू सेम लेवल ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, फिर जाके ऑब्जेक्टिव मीट होगा। तो इसलिए कल्चर सेम बनाना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये सेम होगा तो टीम स्पिरिट अचीव होगी, कोऑर्डिनेशन अचीव होगी और ऑब्जेक्टिव मीट होगा। तो थोड़ी सी उसने पहले इंपॉर्टेंस बताई कि कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। एडगर स्कीन, अ राइटर ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हैज रिटन, within an organization, culture is being treated too much as a superficial phenomena. It is rarely a very deep phenomena, and if managers, leaders are serious about changing culture, they must make an effort to understand how culture really works and what it really is. It is essential to leaders of the art to lead. मीन अगर लीडर बिजनेस को सक्सेसफुली मैनेज करना चाहता है तो सिर्फ पॉलिसी स्ट्रक्चर बनाने से ही बिजनेस मैनेज नहीं होगा, उसे कल्चर को भी अंडरस्टैंड करना होगा कि सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे भी फिर चेंज करना है, फिर जाके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लीड होगी, मैनेज होगी। सो बिल्डिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ मैशिंग डिफरेंट सब कल्चर। मीन लोगों की डिफरेंट बिलीव्स हैं तो आपने उनको क्या करना है? मैशअप करना है, इकट्ठा करना है, बाय इनकरेजिंग द एवोल्यूशन ऑफ कॉमन गोल्स, कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, ताकि सब जो है वो एक ही गोल को फोकस करें, एक ही लैंग्वेज पे फोकस करें और एक ही तरह के प्रोसीजर को फॉलो करें। मीन बिलीव्स, वैल्यू सबकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। So they must make an he was the first person to use the term corporate culture. Corporate culture क्या था? The way organization is managed. He believed that successful manager develop a positive corporate culture. और positive corporate culture क्या है? Same language, same beliefs, same values, फिर जाके team spirit achieve होगा और objective meet होगा। तो ये दोनों पैराग्राफ को हमें एक अच्छा सा रटा लगाना है। कल्चर क्या है डिफाइन करें, नहीं साथ आप बताएं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर क्या है। जैसे स्ट्रक्चर की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या थी कि वर्क को ऑर्गेनाइज करने से क्या होंगे? एम्प्लॉई कॉन्टेंट होंगे, एफिशिएंसी अचीव होगी, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। तो कल्चर भी सेम करने से क्या होगा? अल्टीमेटली बिलीव्स, वैल्यूज सेम होंगी तो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। नीचे उसने बता दिया कि 3 लेवल्स ऑफ कल्चर, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कल्चर विद ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एक्वायर, इंटररिलेटेड एंड रिएक्ट विद ईच अदर। द आउटर स्किन, आर्टिफैक्ट्स, व्हाट अ विजिटर कैन सी एंड हेयर बाय विजिटिंग द कंपनी। मीन बाहर की दुनिया को आपका कल्चर कैसे रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल फैसिलिटीज एंड सराउंडिंग्स इन विच एम्प्लॉयज वर्क, द वे दैट एम्प्लॉयज ड्रेस फॉर्मली और कैजुअली, the language that individual use, jargons, मीन कैसे एक दूसरे को कन्वर्सेट करते हैं, कैसे बुलाते हैं। and the inner layers, espoused values, culture might also be expressed in the goals and strategies of the organization. strategies क्या होती हैं? policies. for example, a formal code of ethical behavior, ये कैसे आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ बिहेव करना है। stated values and mission statements such as providing a service to the community, मीन रूटीन क्या है? प्रॉफिट फोकस करना है, सर्विसेज देनी है, गुड्स प्रोड्यूस करना है, फॉर्मल वे में चलना है, इनफॉर्मल वे में चलना है। तो ये क्या है? इनर लेयर, एस्पाउस्ड वैल्यूज। एंड द पैराडाइम, बेसिक अंडरलाइंग assumptions. A paradigm has been defined by Capra, एक ऑर्गेनाइजेशन है कैपरा के नाम से, उन्होंने डिफाइन किया अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं कम्बिनेशन को। सो कम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वैल्यूज, परसेप्शंस एंड प्रैक्टिस शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी which forms a particular vision of reality that is the basis of the way a community organizes itself.
इन सिंपल वर्ड ये क्या है? पैराडाइम स्टैंडर्ड या क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन है क्या? मीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, वैल्यूज़, परसेप्शन का कम्बिनेशन है जिसकी बेस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई विजन, कोई रियलिटी जो है वो क्लियर होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे चलना है। आइदर पुलिस फोर्स है तो क्यों एग्जिस्ट करती है? टू कैच क्रिमिनल। स्कूल है तो क्यों एग्जिस्ट करता है? अ प्लेस फॉर लर्निंग। तो ये क्या है? कॉन्स्टिलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वैल्यूज़, परसेप्शन, जिससे एक रियलिटी क्लियर होगी कि मीन स्टैंडर्ड या क्लास ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़। ये पैराडाइम इज द टर्म फॉर द शेयर्ड assumptions एंड एटीट्यूड अबाउट व्हाट रियली मैटर्स दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड रियली डिस्कस्ड। मेन जो कल्चर होता है वो होता क्या है? पैराडाइम होता है जिसको लोग फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, फोकस नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, लेकिन मेन चीज़ जो कल्चर की है वो है क्या? दी पैराडाइम। पैराडाइम इज नॉट रिटन डाउन, कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता। पुलिस क्यों एग्जिस्ट करती है? टू कैच क्रिमिनल, कहीं पे लिखा हुआ नहीं, अंडरस्टूड सी बात है, ये क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। स्कूल क्यों एग्जिस्ट करता है? अ प्लेस फॉर लर्निंग, कहीं पे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड सी बात है, इसकी रियलिटी है कि क्यों एग्जिस्ट करता है, अ प्लेस फॉर लर्निंग। So paradigm is not written down. These affect the way that the organization see itself and the environment in which operates and the real core culture of the organization. Changing corporate culture, outer skin artifacts are often difficult to interpret and understand, but can be changed with determined effort by management. अगर एक दफ़ा define हो गया तो change किया जा सकता है. Inner layer can be influenced by organization leader as it is stated in written form. इसलिए easy to change, easy to define है. While it is very difficult to change the paradigm as it is the reason why the organization exists. A police force exists to catch criminal and a school exists a place for learning, जिसको change करना थोड़ा difficult है. क्यों? reality है जो organization की और change नहीं होगी. इसके ऊपर एक question हमें मिलेगा on page 89, page 89, question number 36. Question number 36, page 89. What are the three levels of culture identified by Skin? 3 levels क्या हैं? define किए जा सकते. Which of these level of culture is most difficult to interpret and understand? Artifacts. And which of these level of culture is most difficult to change? The paradigm, basic underlying assumptions. और साथ एक सिनेरियो इसने दे दिया, कहता क्या है? Which of the 3 level of culture as identified by Skin does these feature of the company represent? ऊपर कोई 3 लाइनों का सिनेरियो है पार्ट बी में और आपने आइडेंटिफाई करना है किस लेवल की ये बात हो रही है, आर्टिफैक्ट, एस्पाउस्ड वैल्यू या फिर दी पैराडाइम. रीड करके देखेंगे किस चीज़ की बात हो रही है. जी, कौन से लेवल की बात हो रही है? कितने लोग कहते हैं ये आर्टिफैक्ट्स है? आउटर स्किन आर्टिफैक्ट है, इनर स्किन एस्पाउस्ड वैल्यू है, दी पैराडाइम है. कुछ भी नहीं कहना चाहते. A music publishing company operates from a single office building. Everyone in the company calls each other by their first name or familiar name. तो ये क्या है? जार्गन्स यूज क्या हो रहे हैं आपस में एक दूसरे को कॉल करने के लिए, तो आर्टिफैक्ट्स. All meetings between employee or with clients and customers are held in a cafeteria on the second floor of the building.
एंड देर आर नो मीटिंग रूम्स आर अदर मीटिंग स्पेस। तो वो जो कैफेटेरिया सेकंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग पे है जहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होती हैं, तो अल्टीमेटली ये भी क्या है, एक दिखावा है, फैसिलिटीज़ हैं, तो ये भी क्या है, आर्टिफैक्ट्स की ही बात हो रही है। कोई पॉलिसीज़, कोई स्ट्रक्चर, कोई रूटीन्स, ऐसी बात तो नहीं हुई। या ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड या क्लास क्या है, तो ऐसी बात नहीं। ये क्या था, आर्टिफैक्ट्स की ही बातें थी। सो पीछे रह गए 2 टॉपिक और इस चैप्टर में, और चैप्टर ख़त्म। इसमें एक टॉपिक इजी है और एक टॉपिक मोस्ट डिफ़िकल्ट है। मीन बीएम में कुछ 4-5 गंदे गंदे टॉपिक हैं, जिसमें एक चैप्टर 1 में था ऑपरेशन रिसर्च, एक चैप्टर 3 में था मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, एक चैप्टर 5 में है डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, लास्ट पेज पे डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। डिसफंक्शनल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स विद कल्चर। कि कल्चर सारे लोगों की बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड सेम होना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, जिससे फ़ायदे मिलेंगे। क्या फ़ायदे मिलेंगे? अल्टीमेटली टीम स्पिरिट हाई होगा, फ़ायदे होंगे, इससे कोऑर्डिनेशन अचीव होगी, फ़ायदे होंगे कि इससे लोग मिलजुल के काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव मीट होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। क्या ख्याल है? लेकिन वो कहता है कि कल्चर समटाइम मसले भी क्रिएट करता है। क्या मसले क्रिएट करता है? कोई 3 तरह के मसले क्रिएट करता है। क्रिएटिंग बैरियर टू चेंज, creating barrier to diversity, and creating barrier to merger and acquisition। कि कल्चर समटाइम मसले भी क्रिएट करता है। कहाँ पे मसले क्रिएट करता है? मर्जर एक्विजिशन में मसले क्रिएट करता है। मर्जर का मतलब क्या है? 2 बिजनेस का आपस में मिल जाना। एक्विजिशन का मतलब क्या है कि आपने किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लिया। क्यों किया? कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए। मर्जर भी क्यों किया? ताकि बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज हो जाएगी तो कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव होगा। क्या ख्याल है? लेकिन वो कहता है कि वो मर्जर या एक्विजिशन के जो फ़ायदे हैं वो आपको तब मिलेंगे जब दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की बिलीव्स, वैल्यूज़ सेम होंगी। अगर वैल्यू सेम नहीं है, बिलीव्स सेम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ए और बी की, तो क्या मर्ज होने से बेनिफिट मिलेगी या उल्टा प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम आएगी। तो कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कहाँ पे? मर्जर में। कि अगर वैल्यूज़ सपोज मैनेजमेंट की सेम नहीं है तो आपस में बनेगी नहीं, और जब बनेगी नहीं, डिफरेंट अप्रोचेज होंगी, तो फिर मर्जर के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक्वायर जिसे किया उसको एक्वायर करने का बेनिफिट तब मिलेगा जब उसका कल्चर और आपका कल्चर सेम होगा। अगर उसका कल्चर कुछ और है, आपका कल्चर कुछ और है, तो उससे क्या होगा? फिट क्रिएट नहीं होगा प्रॉपर, तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो कल्चर मसला क्रिएट करता है कहाँ पे? मर्जर में या एक्विजिशन में। अगर आप मर्ज करने जा रहे हो तो इससे हमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं और उन बेनिफिट को नाम दिया जाता है साइनर्जी का। साइनर्जी का मतलब क्या है? 2 + 2 = 5, 1 + 1 = 3, या 1 और 1 11। मतलब क्या है कि 2 एक्सपर्ट अगर सेपरेट ऑपरेट कर रहे हैं, ये जनरेट कर रहा है 2, ये जनरेट कर रहा है 2, तो टोटल मिला 4। जब 2 एक्सपर्ट मिल के ऑपरेट करेंगे तो उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं वो क्या करेंगे? 2 + 2 = 4 नहीं, 5 करेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सपर्ट, उसे हम नाम क्या देंगे? सिनर्जी का। कि मर्जर आप क्यों करने जा रहे हो? सिनर्जी के गेन के लिए। एक्वायर क्यों करने जा रहे हो? सिनर्जी के लिए। लेकिन वो सिनर्जी मीन एक्स्ट्रा बेनिफिट तब मिलेंगे जब कल्चर, बिलीव्स, वैल्यू सेम होंगी। अगर कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज डिफरेंट हैं तो सिनर्जी आपको नहीं मिलने वाली। पढ़ के देखें ज़रा ऑन पेज 88 क्या कहता है? क्रिएटिंग बैरियर टू मर्जर एंड एक्विजिशन, द ऑब्जेक्टिव एंड टेस्ट फॉर कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? आपस में मिलना, मीन मर्जर।
आर टिपिकली फोकस्ड ऑन सिनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग। क्यों आप मर्ज करने जा रहे हो? सिनर्जी के लिए या कॉस्ट सेविंग के लिए। Whereas in reality, the greatest factor in success or failure tend to be whether the culture are matched or not. क्यों? कल्चर अगर मैच नहीं हुआ तो फिर सिनर्जी नहीं मिलेगी, फिर शायद 2+2=3 हो जाएगा कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से। सो दिस कैन बी डिसफंक्शनल व्हेन ऑपरेशनल फिट इज अचीव्ड। मीन आपने एक्वायर तो कर लिया, मर्ज तो कर लिया, बट कल्चरल प्रैक्टिस आर नॉट अलाइंड। लेकिन बिलीव्स अगर अलाइन नहीं हुई तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाले। तो कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहाँ पे? मर्जर या एक्विजिशन के बेनिफिट लेने में। तो कहता है कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहाँ पे? डाइवर्सिटी टू चेंज में। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कोई नई चेंजेस लाने जा रहे हो तो चेंजेस क्यों लाने जा रहे हो? किसी मसले को ख़त्म करने के लिए, कोई ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। लेकिन जब भी आप कोई नई चेंज लाने की कोशिश करते हो तो एम्प्लॉय आगे से रेजिस्ट करते हैं। मीन वो चीज़ जो पहले ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट नहीं होती, एम्प्लॉय उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, उसे आगे से रेजिस्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है? एम्प्लॉयज़ को पहले थोड़ा सा प्रिपेयर, विलिंग फॉर चेंज करना है। उन्हें इम्पोर्टेंस बतानी है कि हम ये चेंज क्यों लाने जा रहे हैं, फिर जाके शायद वो नई चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने उसकी रीज़न, पर्पस, बेनिफिट नहीं बताए चेंज के कि क्यों लाने जा रहे हैं, तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? उसे रेजिस्ट करेंगे। और ये जो रेजिस्ट करेंगे, क्या उसे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी? इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो उसके क्या बेनिफिट भी मिलेंगे? नहीं। तो ये क्या है? कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन चेंजेस। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को पहले प्रिपेयर फॉर चेंज नहीं किया, विलिंग फॉर चेंज नहीं किया, या उनको बेनिफिट ऑफ चेंज एक्सप्लेन नहीं किए। जिसकी एग्जांपल उसने दी कोडक कंपनी। क्या करती थी कोडक कंपनी? कैमरास बनाती थी, और सबसे पहला कैमरा कोडक कंपनी ने बनाया था। और पुराने ज़मानों में आपके पैदा होने से पहले डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, रील वाले कैमरास होते थे। अगर आपकी कोई बचपन की तस्वीरें आपको मिलें तो वो डिजिटल नहीं मिलेंगी, वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगी। क्यों? रील वाले कैमरास यूज़ होते थे, उसमें एक रील डलती थी। और सबसे अच्छे कैमरास बनाती थी कोडक कंपनी। अचानक मार्केट के अंदर डिजिटल कैमरास आ गए, लेकिन डिजिटल कैमरा की जो क्वालिटी थी वो रील वाले कैमरा से थोड़ी लो थी। अब कोडक कंपनी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, डिजिटल कैमरा पे जाते हैं। लेकिन इस चेंज को उसके एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों? एग्जिस्टिंग कल्चर का पार्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें पता है कैमरा क्वालिटी, फोटोग्राफी क्वालिटी क्या होती है, हम इसी पे ही रहेंगे। मीन उस नई चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया। क्यों? वो एग्जिस्टिंग कल्चर का पार्ट नहीं थी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई? फेल हो गई ड्यू टू कल्चरल प्रॉब्लम। इस तरह से नोकिया फेल होगी। क्यों? बनाए जा रहे थे कीपैड मोबाइल, और उसकी बेस पर 95% मार्केट उनके पास थी। मार्केट में आ गया टच पैड, लेकिन टच पैड इनके कल्चर का पार्ट नहीं था। उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उस चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? कल्चर का पार्ट नहीं थी, तो इसलिए क्या हो गई? फेल हो गई। सो क्या है? क्रिएटिंग बैरियर टू चेंज। A change towards something that is not considered part of the existing culture, and when the shared values are not aligned, मीन जब मैनेजमेंट जो चेंज लाना चाह रही है, उनके दिमाग, मीन ये चेंज क्यों ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ के दिमाग के साथ अलाइन नहीं है। अलाइन कब होंगे? जब आप एम्प्लॉयज़ को भी बताओगे ये चेंज ज़रूरी क्यों है, फिर जाके वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तो बैरियर क्रिएट नहीं होगा। एंड व्हेन द शेयर्ड वैल्यूज़ आर नॉट अलाइंड विद दोज दैट वुड फर्दर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल उसने दे दी, सपोज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल से फॉर्मल करने जा रहे हो। क्यों करने जा रहे हो? वो कस्टमर सुबह सुबह आके 8 से 9 बैठ के चला गया, लेकिन डील करने वाला कोई नहीं था। तो आपने सोचा क्या करना है? इनफॉर्मल से फॉर्मल करना है। लेकिन फॉर्मल करने से ये जो एम्प्लॉय सुबह 9 बजे आ रहे थे, अब इनको 8 बजे आना पड़ेगा। 8 बजे आना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली इनका वर्क लाइफ बैलेंस अब चेंज होगा। थोड़ा इनको पंक्चुअल अपने आप को करना पड़ेगा। ये 8 से 9 जो हरकतें करते थे, अब वो हरकतें इनकी बंद हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे इस चेंज को। सो एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस फ्रॉम मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूसिंग of a work-life balance initiative including relaxation, family and leisure time in a high-performing corporate finance organization। कि अगर आप इनफॉर्मल से फॉर्मल करने जा रहे हो तो इस वजह से क्या करेंगे? लोग आगे से रेजिस्ट करेंगे, तो कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
या द कारपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्टमैन कोडक हु फेल टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम ट्रेडिशनल फोटोग्राफी इक्विपमेंट, मीन वो रील कैमराज एंड प्रोसेसिंग टू अ डिजिटल बेस्ड प्रोडक्ट, मीन क्यों फेल हुई? कल्चर ने मसला क्रिएट किया था ऑर्गेनाइजेशन को फेल करने में, क्यों? वो जो नई चीज़ थी वो कल्चर ने एक्सेप्ट नहीं की। कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट करता है समटाइम डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी क्या चीज़ है? कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट लेवल पे डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट नेचर के लोग होने चाहिए, डिफरेंट नेचर के लोग होने चाहिए, डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लोग होने चाहिए, डिफरेंट एज के लोग होने चाहिए, डिफरेंट जेंडर के लोग होने चाहिए। कि अच्छी मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट लेवल पे क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लोग होने चाहिए, ताकि आप हर इशू को एक्सपर्ट वे में डील कर सको, टैकल कर सको। अगर किसी नेचर जिसमें किसी क्वालिफिकेशन के लोग नहीं हैं तो हर इशू एक्सपर्ट लेवल पे मैनेज नहीं होगा। डिफरेंट एज के लोग होने चाहिए, सिर्फ बूढ़े बाबे ही नहीं होने चाहिए, यंग क्वालिफाइड लोग होने चाहिए कि उनके पास फ्रेश आइडियाज़ होते हैं। पुराने बाबों ने आईटी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो उनके दिमाग थोड़े बेसुरे होते हैं, उनके पास नई सोच नहीं होती तो इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं होते। तो इसलिए यंग जनरेशन भी होनी चाहिए ताकि इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सके। बल्कि यूके यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेमिनार हो रहे हैं कि मैनेजमेंट लेवल पे डिफरेंट जेंडर के लोग भी होने चाहिए, सिर्फ मेल नहीं, फीमेल भी होनी चाहिए। क्यों? मेल जो हैं ये अग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, अग्रेसिव ज़्यादा होते हैं तो समटाइम्स सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं, और सेल्फ इंटरेस्ट में ये दूसरे स्टेक होल्डर को इग्नोर कर जाते हैं, और स्टेक होल्डर को इग्नोर करने का मतलब अपनी तबाही है। इसलिए फीमेल को इंक्लूड करना चाहिए स्पेशली मैनेजमेंट लेवल पे, क्यों? इनके अंदर केयर का एलिमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। फीमेल के अंदर केयर का एलिमेंट ज़्यादा होता है। माँ ज़्यादा केयरिंग है या फादरहुड ज़्यादा केयरिंग है? मदरहुड, मदरहुड ये आपका इस्लाम भी कहता है मदरहुड ज़्यादा केयरिंग है। तो भी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे फीमेल को इंक्लूड करना चाहिए स्पेशली, कि उनके अंदर केयर का एलिमेंट ज़्यादा है। केयर का एलिमेंट ज़्यादा है तो ये बाकी सारे स्टेक होल्डर को कंसीडर करेंगे, और स्टेक होल्डर को कंसीडर करने से क्या होगी? बेस्ट डिसीजन मेकिंग होगी, जिससे स्टेक होल्डर की सपोर्ट मेंटेन होगी तो आपका बिजनेस फ्लॉरिश करेगा। तो क्या होना चाहिए मैनेजमेंट लेवल पे? डाइवर्सिटी, डिफरेंट नेचर के लोग, डिफरेंट क्वालिफिकेशन, डिफरेंट एज, डिफरेंट जेंडर के लोग। अब अगर आपकी मैनेजमेंट में पुराने बाबे बैठे थे और आपने सोचा डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए यंग जनरेशन को भी इंक्लूड किया जाए, और जब आप यंग जनरेशन किसी फ्रेश क्वालिफाइड बंदे को बिठाओगे बोर्ड में तो बाबे आगे से रजिस्ट करेंगे, कल दा बच्चा सानू दसेगा की करना है। तो कल्चर क्या कर रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। या पहले आपका बोर्ड जो है वो मेल डोमिनेटेड था, लेकिन डाइवर्सिटी के लिए आपने सोचा क्या करते हैं, फीमेल को भी इंक्लूड करते हैं, तो मेल डोमिनेटेड कल्चर जो है वो क्या करेगा? आगे से रेजिस्ट करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा। तो कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहाँ पे? डाइवर्सिटी में भी। सो क्या है ये डाइवर्सिटी थीम? द डाइवर्सिटी थीम क्रिएट अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस को। मीन जब भी आप डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करोगे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आपको फेस करना पड़ती है। Organizations seek to hire varied and diverse individual, mean different nature। varied का मतलब क्या है? different nature, different skills, different qualification के लोग, because of their alternative approach and fresh ideas, whereby management wish new employees to conform to existing culture norms. However, in reality, these diverse strength and behavior by their very nature are likely to be weaken the existing culture definition. For example, facing resistance when aiming to achieve greater gender balance in boardroom composition. तो मेल डोमिनेटेड बोर्ड जो है वो आगे से रेजिस्ट कर सकता है, या अगर आप जो है वो ग्रेटर एज जो है वो बैलेंस क्रिएट करना चाहोगे तो पुराने बाबे जो है वो आगे से क्या कर सकते हैं? रेजिस्ट कर सकते हैं नए फ्रेश क्वालिफाइड लोगों को। सो क्या करना है हमने? ये तीनों बैरियर को एक अच्छा सा रटा लगाना है। आज तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया
हमारे लिए छोड़ा हुआ है कल्चर के मसले क्या हैं। एग्जामिनर यूँ भी पूछ सकते हैं कि आप क्या लिखें, कोई बेनिफिट्स ऑफ कल्चर लिखें और साथ कुछ प्रॉब्लम्स विद कल्चर लिखें। तो बेनिफिट्स ऑफ कल्चर क्या हो सकते हैं? वही जो स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स थे। एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के बेनिफिट्स क्या होंगे? जॉब रोल क्लियर होंगे, एम्प्लॉय मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन हाई होगी, एफिशिएंसी अचीव होगी, कस्टमर को हाई क्वालिटी गुड सर्विसेज मिलेंगी। आप यूँ भी कह सकते हो कि बिलीव्स वैल्यू सेम होगी तो कम्युनिकेशन अच्छी स्टैब्लिश होगी, डिसीजन मेकिंग क्या होगी, डिले होगी या क्विक होगी? क्विक होगी। क्यों? बिलीव्स वैल्यू सेम है, एक ने बात की दूसरे की समझ में आ गई, कोई इसके ऊपर कन्फ्लिक्ट नहीं आया तो डिसीजन मेकिंग क्या हो गई? क्विक होगी। कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे या मिनिमाइज होंगे? मिनिमाइज होंगे। नहीं, कल्चर के साथ मसले क्या हैं? ये 3 मसले हैं। कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन चेंज, कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट करता है टू मीट डाइवर्सिटी, कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन गेनिंग बेनिफिट ऑफ मर्जर या एक्विजिशन। क्या ख्याल है? एक टॉपिक और रह गया, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करके चैप्टर वाइंड अप कर देंगे और साथ चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। कमिंग फ्राइडे को हमारा टेस्ट हो रहा है चैप्टर 2, 3, 5, क्लास में ही टेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में कोई टर्म टेस्ट आएगी, उसमें चैप्टर 4 होगा, साथ हम शायद चैप्टर 1 पीछे से रिपीट कर लेंगे। ठीक हो गया? ताकि नेक्स्ट फ्राइडे तक हमारे ये 5 चैप्टर बीएम का पोर्शन अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया तो 45 मार्क्स हमारे इजीली कवर हो जाएंगे।